क्लासेस में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 10वीं का फाइनल और अंतिम रिवीजन साइंस का। अगर इस टेस्ट पेपर या आप मॉडल पेपर कह सकते हैं, इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आप देखते हैं तो हम गारंटी ले सकते हैं 95% से ऊपर आपका पेपर फंसेगा। और उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप विज्ञान का एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा आपको देखना है और अगर अंत तक देखने के बाद वीडियो पसंद आता है और अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों को शेयर भी करना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और इस वीडियो में हम पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री और पूरा बायो, तीनों विज्ञान का पूरा निचोड़ बताएंगे कितने प्रश्न आ सकते हैं। ये जो श्रृंखला हम देंगे सिर्फ प्रश्नों की होगी। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 9919425442, इस पे जाके आप आंसर ले सकते हैं, या फिर आप जो भी आंसर देख चुके हैं उसी को आप दोबारा रिवीजन करिए। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। ये देखिए, हम चैप्टर वाइज आपको प्रश्न बता रहे हैं और उस चैप्टर से सिर्फ आपने उतने प्रश्नों को ही तैयार किया है तो भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें जो पहला प्रश्न बन पा रहा है वो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के सभी नियमों को चित्र से समझाइए तथा किरण आरेख भी दीजिए। ये प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है, लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा भी जाता है, तो इस प्रश्न से आपका कोई ना कोई जरूर आ सकता है। दूसरा, स्नेल का नियम। हम इनके आंसर इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम आंसर की बात करेंगे तो फिर हम तीनों विज्ञान को कभी भी कवर नहीं कर सकते एक वीडियो में। हम सिर्फ इसमें प्रश्नों की श्रृंखला दे रहे हैं। आपको जो भी आंसर चाहिए वो आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जितने भी वीडियो दी गई हैं उनकी लिंक दी गई है उनको देखिएगा, उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाके उस टॉपिक को ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। दूसरा प्रश्न है स्नेल के नियम को समझाओ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न आपको जो बन रहा है पहले पार्ट से, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र तथा मात्रक बताइए। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो बन सकता है वो है तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न है आपका एफ यू तथा वी में संबंध बताइए, और इसमें इस सूत्र के द्वारा हल किए जाने वाले सवाल, जिससे आप एफ यू तथा वी में संबंध को क्या कहते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इससे आपके पहले पार्ट के 5 प्रश्न मात्र बने। 5 प्रश्नों को आपको तैयार करना है, इससे अधिक पहले पार्ट में नहीं आएगा। दूसरा पार्ट देखना हम लोग। दूसरे में पहला प्रश्न बन सकता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो। इसको हमने पिछली वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बताया है, तो आप उन सारी चीजों को देखिए। अगला है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। किसी एक दृष्टि दोष का किरण आरेख बनाकर उल्लेख कीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपका निकट दृष्टि या दूरदृष्टि में से कोई ना कोई एक हर वर्ष आता है, तो आपको ये भी तैयार करना है। अगला प्रश्न इसी चैप्टर से बन रहा है आपका, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना कैसे घटित होती है, नामांकित चित्र बनाइए और रंगों क्रम को भी लिखिए। एक प्रिज्म के द्वारा जो प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में टूटने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका चित्र भी आपको बनाना है और रंगों का जो क्रम सीरियल से होता है उनको भी लिखना है। अगला प्रश्न है मारीच का क्या है, उदाहरण देकर समझाओ। तो मारीच का एक भ्रम है, उसकी उदाहरण आपको मालूम होगा। तालाब के किनारे आप खड़े होते हैं तो आपकी देखते हैं कि पेड़ों की परछाइयां तालाब के अंदर दिखाई देती हैं। कभी कभी गर्मियों में आपको रेगिस्तान में कुछ दूर चलने पर लगता है कि यहाँ जल है, लेकिन वहाँ जल नहीं होता। जो दृष्टि भ्रम होता है उसी को क्या कहते हैं, मारीचका कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपका आ सकता है। अगला प्रश्न जो इस अध्याय से बन रहा है वो है आपकी नेत्र की समझन क्षमता से क्या तात्पर्य है। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बारे में विस्तार से बताइए। विस्तार से भी पूछ सकता है या फिर इनके बारे में अलग अलग भी पूछ सकता है। निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या है, या फिर दृष्टि विस्तार क्या है। इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो आप इस पार्ट के अंतर्गत ये 5 ही प्रश्न आएंगे, या इसके अंतर्गत भी आ सकते हैं।
अगला तीसरा अध्याय है जो फिजिक्स का आपका, उसके अंतर्गत है विद्युत परिपथ की सहायता से ओम का नियम का सत्यापन करो। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगला है समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा तथा प्रतिरोध की परिभाषा भी बताओ, मात्रक बताओ और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो विद्युत पर के चैप्टर से आपके 3 सवाल महत्वपूर्ण है। अगला है विद्युत फ्यूज का नामांकित चित्र बनाओ एवं विद्युत धारा की परिभाषा भी बताओ। तो ये आपके 3 प्रश्न हुए। और आते हैं हम चैप्टर 4 में, फिजिक्स में। देखिए, जो हम प्रश्नों की बात हम करते जा रहे हैं, इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है, याद करना है अपने मॉडल पेपर से, जो भी आपका दिया गया है, या फिर आपको अपने फेयर से तैयार करना है। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर उसमें नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़कर ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। चौथा अध्याय अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहला प्रश्न इसमें बन रहा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या दिश धारा जनित्र, इन दोनों में से कोई ना कोई आपका इस वर्ष जरूर आने वाला है। अगला है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बताओ एवं इनकी कार्यविधि बताओ। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न जो इसमें बन रहा है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम बताइए। चौथा प्रश्न बन रहा है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, लेंज का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। और 10वां प्रश्न इसमें बन रहा है इस अध्याय से धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय बल रेखाएं खींचिए। ये 10 प्रश्न है। इसी के साथ में आपकी ये फिजिक्स का अंत होता है। मतलब 10 प्रश्न ये और 10 3 13, 13 और 5 18, 18 और 5 18 5 23 प्रश्न। तो पूरी फिजिक्स से आपको ये 23 प्रश्न तैयार करने। अगर आपने ये 23 प्रश्न तैयार किए तो ये मान के चलिए फिजिक्स में आपका 1 नंबर का भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इसी के अंतर्गत सब कुछ आएगा। अब चलते हैं हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं इसे। और रसायन विज्ञान में क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपका आ सकता है क्या होता है जब। ये प्रश्न तो इस तरह का होगा, क्या होता है जब, और इसके बाद में आपको एक इक्वेशन मतलब समीकरण दिया गया होगा कि जब दो यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है। इस तरह की इक्वेशन होगी, उसको आपको फुलफिल करना होता है। दूसरा होता है कैसे प्राप्त करोगे। इस तरह के प्रश्न होते हैं कि एथेन से मेथेन बनाना है या मेथेन से एथिल अल्कोहल बनाना है। अलग अलग चीजें आ सकती हैं। तो ये पहला और दूसरा प्रश्न तो ऐसा है कि आपके एक्सपीरियंस और अन्य उस पे अभ्यास पे डिपेंड करता है कि आपको इसे अपने फेयर से ही सीखनी पड़ेगी। और अगर आप हमारे माध्यम से सीखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो पढ़े हैं, इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे और संतुलित समीकरण, इन तीनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो आप उन वीडियो को देखकर ये चीजें तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो आपका इसमें बन रहा है आईयूपीएससी नाम बताओ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और प्रति वर्ष 2 से 3 नंबर का, 4 नंबर का ये पूछा ही जाता है। तो आईयूपीएससी नाम कैसे बनाए जाते हैं, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, आईयूपीएससी की साधारण नाम क्या है, संरचना क्या है, सूत्र क्या है, ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। हमारे वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइए, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना साबुन क्या है, एक साबुन का रासायनिक सूत्र बताओ। हमने पूरी केमिस्ट्री में चैप्टर नहीं डाले, बाकी बिना चैप्टर के हमने लिखा है, इतनी चीज आपको तैयार करनी है। छठवां आपका रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु पर अंतर स्पष्ट करिए। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है नौशादर बनाने की विधि का समीकरण लिखिए और इसके 2 गुण तथा उपयोग लिखिए। 7 हो गए आपके। 8वां है मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी के किन्हीं 4 सामान्य लक्षणों को लिखो तथा आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्याख्या की तुलना करो। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण। मेंडेलीव की आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी से कुछ ना कुछ आ जाता है। अगला है आपका दीर्घकार आवर्त सारणी की विशेषता बताइए। दीर्घकार भी आ सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है आपका सूचक क्या है, कोई उदाहरण देकर इसके अंतर को समझाइए। सूचक के बारे में पूछ सकता है। अगला पूछ सकता है आपका बेकिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए, अणु सूत्र बताइए और समीकरण लिखिए। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, लक्षण और उपयोग भी बताइए। तो हम आपको एक अच्छी बात बताएं कि हमने आपको जो श्रृंखला प्रोवाइड की है, या हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं,
ये श्रृंखला आपके अपने स्कोर को कई गुना आगे ले जा सकती है। मतलब आपने साल भर जो भी तैयारियां की, मोटी मोटी बुक्स पढ़ी और आपने नोट्स बनाए, लेकिन उन नोट्स को तैयार करने से आप उतने अच्छे अंक नहीं हासिल कर सकते हैं जितने एक 10 मिनट की वीडियो को देखने के बाद हासिल कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप फटाफट अपने कॉपी में उतारें और उन प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं उनको आप लिखकर या फिर याद कर कर तैयार करें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बिल्कुल डाउट न रहे। क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर पछतावा होगा तो लौट कर आने के बाद, क्योंकि हमने जो श्रृंखला दी है इस श्रृंखला से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट डाउन करें, इसका तो उनको तैयार करें। अगला पर्यावरण भी इसमें जुड़ा हुआ है, जो आपके विज्ञान में सबसे पीछे पर्यावरण से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। ऊर्जा के नवीकरण तथा अनवीकरण स्रोतों के नाम। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ऊर्जा के सभी स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन करो। इस एनवायरनमेंट को हमने इतने अच्छी तरीके से चित्रात्मक और एनिमेटेड वीडियो के तौर पर दिखाया है कि अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ एक बार वीडियो देखकर सीख सकते हैं। तो उसकी लिंक भी आपको दे दी जाएगी, उन चीज़ों को देख के आप सीख सकते हैं। इसमें देखिए, ऊर्जा के नवीकरण तथा अनवीकरण स्रोतों के नाम बताइए। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ऊर्जा के सभी स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन करो। सोलर युक्ति क्या है? किसी एक युक्ति का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। ऊर्जा संकट से कैसे बचा जा सकता है? खाद्य जाल को चित्र सहित समझाइए। ओजोन परत के बारे में आप क्या समझते हैं? इसका निर्माण कैसे होता है और ये चिंता का कारण कैसे बन गई है? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? इसका कोई एक हानिकारक प्रभाव बताइए। अगला है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है आपको। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी दीजिए। और अगला है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसकी उपयोगिता बताओ। और सबसे लास्ट प्रश्न है आपका, भूतापी तथा नाभिकीय ऊर्जा तथा जल संरक्षण को संक्षिप्त या विस्तार से बताइए। ये थे आपके 11 प्रश्न जो आपके एनवायरमेंट के अंतर्गत है। इन सारे प्रश्नों को आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं, जो वीडियो आपकी पहले से पड़ी हुई हैं। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल पा रही हैं या फिर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं उनको, तो आप व्हाट्सएप पर जुड़कर आप हमसे इसकी डिमांड कर सकते हैं, तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर देंगे। ये थे 11 प्रश्न। अब सबसे लास्ट पार्ट में हम आपको देंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आपको इसमें कुछ अधिक प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा। और पहला पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से कितने प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से बन सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, लसिका तंत्र के 4 कार्य बताइए। लसिका तंत्र के 4 कार्य बताइए, ये पहला प्रश्न आपका बन सकता है। दूसरा प्रश्न है, इसी अध्याय में कोशिका में ओटीपी का उपयोग बताइए। सॉरी, एटीपी। एटीपी का उपयोग बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न ये। तीसरा प्रश्न है, एंजाइम क्या है? किन्हीं 2 एंजाइम के नाम लिखकर उनके कार्य भी बताइए। ये भी छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, इसलिए आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, तो इनको नोट डाउन करते चलिए। अगला है, धमनी और सिरा में अंतर बताइए। पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है? पांचवा प्रश्न है आपका, रक्त तथा लसिका में अंतर बताइए। छठवां प्रश्न है, मनुष्य के वृक्क की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको दे रहे हैं, इसके उत्तर भी हमारे पास उपलब्ध है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है, उसका उत्तर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से भी जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, यकृत क्या है? इसके 3 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एटीपी पे भी टिप्पणी पूछ सकता है और हरित लवक में भी पूछ सकता है। नवा प्रश्न है आपका, विसरण तथा प्रसरण में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है, हीमोग्लोबिन क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? श्वसन क्रिया में इसकी क्या उपयोगिता है? 11वां प्रश्न आपका, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो छात्रों, हम आपको बता दें, ये सारे प्रश्न एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत हैं, इसलिए इन प्रश्नों में से किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। आपको सारे प्रश्न आपको अपने कॉपी में नोट करना है और इसके उत्तर आपको याद करना है। अगला, कुपोषण किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। कुपोषण जनित दो रोगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो कुपोषण के बारे में आपको इसमें बताना है, और इसमें
कुपोषण के अंतर्गत कौन कौन से रोग होते हैं वो बताना है। प्रश्न नंबर 3 है मानव आहार नाल तथा उससे संबंधित पाचक ग्रंथियों का स्वच्छ तथा नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव के आहार नाल का चित्र आपसे पूछ सकता है, जो आपको पहले से सीखना है। अगला है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना तथा बाह्य संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और हृदय की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना या बाह्य संरचना, ये दोनों आपको चित्र बनाकर सीखना है। अगला उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का संक्षिप्त वर्णन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके पेपरों के हिसाब से। अगला है विटामिन किसे कहते हैं, मानव के दैनिक जीवन में इनकी उपयोगिता तथा उल्लेख कीजिए तथा विटामिन के प्रकार तथा नाम लिखिए। अगला रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, इनकी संरचना एवं कार्य लिखिए तथा नामांकित चित्र भी बताइए। प्रश्न नंबर 18 है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण आपको पता होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इससे पौधों को क्या लाभ है, एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। और पहले अध्याय का लास्ट प्रश्न है बायोलॉजी का, उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन अंग देखिए एक बार आ चुका, उत्सर्जन किसे कहते हैं, यही प्रश्न रिपीट हुआ है। मनुष्य के वृक्क का कार्य तथा मूत्र निर्माण क्रियाविधि समझाइए। ये 20 प्रश्न थे जो आपके पहले अध्याय से बन पा रहे हैं, और हालांकि 20 तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरा पाठ याद करने से अच्छा ही आप 20 याद करें, और इन में से ही आएंगे पेपरों में। हम गारंटी देते हैं कि अगर आप इतना तैयार करके गए तो आपकी परसेंटेज, अच्छी परसेंटेज कोई नहीं रोक सकता है। दूसरे अध्याय में देखिए कितने हैं, 6 7 10 प्रश्न के आसपास दूसरे अध्याय में। तो दूसरे अध्याय में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा है हार्मोन्स क्या है, मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स तथा इसे स्रावित करने वाले अंगों के नाम भी बताइए। दूसरा प्रश्न ये। तीसरा, मेरुरज्जु की संरचना तथा कार्य का वर्णन करो तथा इसके अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र भी बनाइए। प्रश्न नंबर 4, अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखो। प्रश्न नंबर 5 है तंत्रिका कोश का, इसको न्यूरॉन भी कहते हैं, इसकी रचना का सचित्र वर्णन करो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये आपका। अगला, प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को का क्या महत्व है, ये प्रश्न आपको 6वां रहा। अगला है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए और संक्षिप्त वर्णन भी कीजिए। इसमें आपको मानव मस्तिष्क का चित्र सीखना है। प्रश्न नंबर 8 है पादप हार्मोन्स क्या है, किन्हीं 3 हार्मोन्स के नाम तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो छात्रों, ये प्रश्नों की श्रृंखला जो हमने आपको उपलब्ध कराई है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, क्योंकि अगर हम संपूर्ण कोर्स की बात करेंगे तो कम से कम 30 से 40 वीडियो आपको देखनी होगी, लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण की बात करें तो वो आपके एक वीडियो में हम समाप्त कर रहे हैं। इन प्रश्नों में जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते उनको आपको याद करना है, और जिन प्रश्नों को आप नहीं समझ पा रहे हैं उनको आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़कर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है, और हम पूरा समझाने की प्रयास भी करेंगे कि हमारे द्वारा बताई गई चीज आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 9 है पीयूष ग्रंथियों की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। और 10वां लास्ट प्रश्न है दूसरे अध्याय का, अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखिए तथा उनसे स्रावित होने वाले एक एक हार्मोन्स का नाम एवं कार्य भी लिखो। तो ये तो था बायो का दूसरा अध्याय, जिसमें आपको 10 प्रश्न तैयार करने मात्र, और तीसरा प्रश्न है तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में आपको 14 प्रश्न तैयार करने होंगे। छोटे छोटे प्रश्न बहुत बड़े नहीं है। पहला है पुनरुद्भव अथवा मुकुलन पर टिप्पणी दीजिए। प्रश्न नंबर 2 बन रहा है इसी अध्याय से, भ्रूण तथा भ्रूणपोष में अंतर बताइए। इसी अध्याय से प्रश्न नंबर 3 है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर समझाइए। प्रश्न नंबर 4 है छोटे परिवार के महत्व को समझाइए अथवा परिवार नियोजन पर टिप्पणी दीजिए। अगला प्रश्न है जो 5वां, निषेचन क्या है,
बाह्य तथा आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 6, कायिक जनन किसे कहते हैं? कायिक जनन के लाभ तथा हानि बताइए। अगला है छोटे परिवार नियोजन के महत्व को समझाइए। छोटे परिवार या परिवार नियोजन के महत्व को समझाइए। अगला है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? छात्रों में आपको एक चीज और बता दें, ये हमारी कई दिनों की मेहनत है, जब हमने एक एक प्रश्नों को छाट कर आपके लिए कलेक्ट करके और एक श्रृंखला में आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करें और अच्छा या बुरा एक कमेंट तो जरूर आपको देना है जो आपको ठीक लगे। अगला है स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन तथा इसके लाभ एवं हानि बताइए। अगला प्रश्न है जनसंख्या से होने वाली सामाजिक हानियों का उल्लेख करिए। जनसंख्या से होने वाली सामाजिक हानियों का उल्लेख करिए। और लास्ट अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? पौधों में कायिक प्रवर्धन की 4 विधियां बताइए। पुष्प में निषेचन की क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री केसर की लंबी काट का नामांकित चित्र बताओ। अगला प्रश्न है प्रजनन क्या है? नर तथा मादा अंगों का सचित्र वर्णन करो। अगला प्रश्न है परिवार नियोजन किसे कहते हैं और इसकी विधियों को वर्णन करो। कि 14 प्रश्न थे आपके अध्याय 3 से, जीव जनन कैसे करते हैं, इस अध्याय से। तो आपको ये प्रश्न तैयार करने हैं और मुझे लगता है लास्ट अध्याय है आपका ये चौथा, और इसके बाद में ये वीडियो समाप्ति भी हो जाएगी। तो जितने प्रश्न दिए गए इन प्रश्नों को एक कॉपी में नोट करके आप उनको ही तैयार करेंगे पेपरों में, और यहाँ से एक अच्छी परसेंटेज आपकी बनेगी, इसकी जवाबदारी हमारी है। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो पेपर देने के बाद जरूर बताएंगे कि इस वीडियो में से आप कितने % अंक लेके आए हैं। अगला है उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या है? इसके प्रवर्तक कौन थे? उन कारणों को भी बताइए जिनसे जीव में उत्परिवर्तन संभव है। इस अध्याय से दूसरा प्रश्न बन रहा है नव डार्विनवाद के अनुसार जैव विकास की क्रिया के विभिन्न पदों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। या फिर ये प्रश्न भी आ सकता है नव डार्विनवाद क्या है? ये डार्विनवाद से किस प्रकार भिन्न है? अगला प्रश्न है इसमें समजात तथा समवृत्ति संरचनाओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैव विकास की परिभाषा दीजिए तथा ऐसे 2 परमाणु की व्याख्या कीजिए जो जैव विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। उसमें एक एक प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही अच्छी तरीके से ढंग से समझाया गया है। अगला है अवशेषी अंगों का शरीर में पाया जाना क्या सिद्ध करता है? मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले कोई 4 अवशेषी अंग बताइए। अवशेषी अंग का मतलब जो है तो लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे कौन कौन से है? एक निमेशक पटल हो गई, एक उच्च कशेर को हो गई, और भी कई हैं। तो इसमें से आपको 4 अवशेषी अंगों का नाम लिखना है। अगला है आपका डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखो और डीएनए का महत्व समझाइए। तो ये तो 6वां प्रश्न है आपका। 7वां प्रश्न है लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न गुण की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगला है गुणसूत्र की रचना का सचित्र वर्णन करो। प्रश्न नंबर 9 है मेंडल के नियमों को वर्णन करो तथा चित्र के द्वारा समझाइए। मेंडल के जो भी नियम है उनका आपको वर्णन करते हुए चित्र बनाकर समझाना है। अगला लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला आपका। अगला लिंग प्रभावित, लिंग सीमित तथा लिंग संलग्न लक्षण पर टिप्पणी दीजिए। ये आपका 2-2 नंबर में आ सकता है टिप्पणी, तो ये आपको उसमें याद करना और फिर बताना भी है। अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? रेखा चित्र से भी बताइए। जैसे एक्स एक्स मिले तो लड़की और एक्स वाई मिले तो लड़के का जनन होता है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है पिछले वीडियो में, तो आप उसको देख के सीख सकते हैं। अगला है जीन पर टिप्पणी दीजिए। प्रश्न नंबर 14 ये आपके
लघुत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत है। अगला जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनते हैं, ये आप पर्यावरण के पार्ट में सीख चुके हैं। अगला स्वतः जननवाद पर टिप्पणी लिखो। संकर तथा संकरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण ही आपका पूछा जा सकता है अंतर में। और सबसे लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, इस पौधों को चुनने का कारण बताइए। तो ये थी आपकी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की पूरी श्रृंखला, जिसको हमने एक वीडियो में कवर किया है। ये तीनों विज्ञान को एक ही वीडियो में कवर किया गया, इसलिए हम इनके उत्तर नहीं बता सकते इस वीडियो में, क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। और इस पूरे वीडियो में जितने प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमारी पिछली वीडियो जो अपलोड हो चुकी हैं उनमें आप सर्च कर सकते हो, चैप्टर वाइज सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसके बावजूद अगर कोई उत्तर नहीं आपको मिल रहा है या समझ में नहीं आता है, तो उसको आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जुड़कर वो चीज़ें आप समझ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9919425442। आज इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं। देव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस के माध्यम से आप पाएंगे हर विषय का बेस्ट कलेक्शन। यहाँ पर मिलेगा सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। वो परीक्षा 9th की हो या 12वीं की या फिर सीटेट या टीटी, इन सभी पेपरों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन अपने पास है, जो कि हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 10 की विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम गारंटी देते हैं कि अगर आपने इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लिया तो 70 से 80% तो हमारी गारंटी है कि इन प्रश्नों के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि जो प्रश्नों का संग्रह हमने किया है ये कम से कम 10 से 15 सालों के पेपर सेट लेकर उनमें से चुनिंदा प्रश्नों को छांटकर किया गया है। और गारंटी देते हैं कि जब आप प्रश्नों का कलेक्शन देखेंगे तो आपको देखकर बहुत खुशी होगी कि बहुत ही कम से कम प्रश्नों में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को हम समाप्त करेंगे और आप उसको तैयार भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के कोर्स की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्लास 10th का भौतिक विज्ञान का आपका प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें हम हर अध्याय के प्रश्नों को अलग अलग लेकर चलेंगे। और अगर आपने इतने प्रश्नों को तैयार किया तो नो डाउट गारंटी देते हैं कि आप अच्छे अंक हासिल करेंगे। तो चलते हैं, आज पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जो उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें देखिए कितने प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें मात्र 5 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के सभी नियमों को चित्र से समझाओ तथा किरण आरेख भी खींचिए। तो छात्रों, ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको तैयार करना है। ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के सभी नियम और उसका जो किरण आरेख है उसको भी आपको बताना है। इन प्रश्नों के उत्तर की एक पीडीएफ अपने पास उपलब्ध है। तो जिन छात्रों को उस पीडीएफ की आवश्यकता है या लगता है कि मेरे पास इसके उत्तर नहीं मिल सकते हैं, उनको हम उनके पर्सनल नंबर पर उत्तर हम प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा है आपका स्नेल के नियम को समझाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आपने इस प्रश्न को तैयार किया तो आपके 2 नंबर तो पक्के हैं। नेक्स्ट है आपका लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र तथा मात्रक बताइए। तीसरा प्रश्न है आपका। चौथा है तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। ये आपके 4 प्रश्न हैं जो थ्योरेटिकल है। और 5वां प्रश्न है आपका एफ, यू या वी तथा वी में संबंध बताइए, मतलब फोकस दूरी तथा लेंस से वस्तु की दूरी तथा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताइए। और लास्ट जो है, जो आपका आ सकता है कि आता ही आता है, ये आपका लॉन्ग प्रश्न में आएगा, एक सवाल आएगा। तो आपको इतनी चीज़ें पहले अध्याय से तैयार करनी है। देखते हैं दूसरे अध्याय में क्या है। मानव नेत्र में मात्र 5 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इन 5 प्रश्नों को आपको तैयार करना है। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो।
महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। दूसरा है आपका दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। किसी एक दृष्टि दोष को किरण आरेख बनाकर उल्लेख करो। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका प्रतिवर्ष पूछा जाता है। कभी निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा या कभी दूर दृष्टि दोष पूछा जाएगा। कभी वर्णांता पूछ लेता है तो कभी आबिंदुकता पूछ लेता है। तो आपको जो भी दृष्टि दोष है, 5 दृष्टि दोष होते हैं, इन 5 को तैयार करना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना कैसे घटित होती है। नामांकित चित्र बनाओ और रंगों के क्रम का भी उल्लेख करो। तो प्रिज्म से जब हम किसी प्रकाश को उजाड़ते हैं तो वह कितने रंगों में विभाजित होता है, कैसे होता है और ये घटना कैसे घटित होती है, ये सारी चीज़ें बतानी है आपको। तो इन पाठों का वीडियो, जो प्रश्नों का वीडियो है, विस्तार पूर्वक पहले से भी हमारा पड़ा हुआ है। तो आप उन वीडियो को चैप्टर वाइज सर्च करके देख सकते हैं या फिर इन प्रश्नों को आप अपने माध्यम से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मारीचिका क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। मारीचिका को दृष्टि भ्रम भी कहते हैं। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अपना, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बारे में विस्तार से बताइए। ये 5 प्रश्न जो आपके दूसरे अध्याय से महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं ये 5 प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा तीसरे चैप्टर से मात्र 3 प्रश्न। पहला, विद्युत परिपथ की सहायता से उनके नियम का सत्यापन करिए। दूसरा प्रश्न आपका, समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या हुआ तथा प्रतिरोध की परिभाषा बताओ और इसका मात्रक बताओ तथा यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस प्रश्न में 2-3 प्रश्न जुड़े हुए, तो आपको ये सारे प्रश्नों को तैयार करना है। नेक्स्ट अपना, विद्युत फ्यूज का नामांकित चित्र बनाओ एवं विद्युत धारा की परिभाषा लिखो। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कुछ सवाल आते हैं, ये आपके समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम से संबंधित कुछ सवाल आते हैं, तो इन सवालों को आपको तैयार करना है। और ये 3 प्रश्न जो आपके बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस अध्याय से प्रतिवर्ष 1-2 प्रश्न तो आने ही आने हैं। इसमें चौथा और लास्ट अध्याय है ये भौतिक विज्ञान का। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का या दृश्य धारा जनित्र को कार्य विधि का सचित्र वर्णन करो। दूसरा प्रश्न आपका, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए एवं इसकी कार्य विधि का उपयोग बताइए। अगला, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियमों को उल्लेख करो। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। फैराडे के 2 नियम हैं, जिसमें से दोनों में से कोई ना कोई प्रतिवर्ष आता है, तो आपको तैयार करना है। चौथा प्रश्न, इसमें चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। आपका यह अध्याय 11वीं 12वीं तक और जब तक भी आप फिजिक्स से लेकर पढ़ाई करेंगे ये आपका तब तक मिलना है। तो इसलिए ये सारे नियम इसके महत्वपूर्ण हैं। आपको एक बार याद हो गए तो फिर इसको 2-4 साल याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बता रहा है। अगला है आपका, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ के नियमों को उल्लेख करो। 7वां प्रश्न है, लेंज का नियम बताइए। और 8वां प्रश्न है आपका, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखो। और ये 9वां नहीं इसमें पड़ा हुआ है, सीधे 10वां आ गया है, ये मिस्टेक है लिखने में। तो 9वां प्रश्न है आपका, धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय बल रेखाएं खींचिए। 10 प्रश्न है आपके इस अध्याय में जिन्हें आपको तैयार करना है। तो उम्मीद करते हैं कि फिजिक्स में आपके टोटल 10 3 13 13 5 18 और 18 5 23 प्रश्न। अगर आपने 23 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आप जिस एग्जाम में बैठने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में, तो विज्ञान की तो बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी है, क्योंकि इसमें कोई फेल करने वाला नहीं है आपको। चलते हैं रासायनिक विज्ञान की ओर। रासायनिक विज्ञान में पहला प्रश्न ही आता है आपका, क्या होता है जब। हालांकि हमारे लिखे हुई चीज़ों से आपको समझ में नहीं आएगा क्या होता है जब। कैसे लिखा होता है ये, कि क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया किसी अन्य धातु से करवाई जाती है या फिर फास्फोरस की क्रिया किसी और के साथ करवाते हैं। इस तरह के प्रश्न होगा। और अगला प्रश्न ऐसे हो सकता है, कैसे प्राप्त करोगे।
तो ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको अपने किताबों से देखना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसकी लाइव वीडियो हमारे चैनल में पड़ी हुई है, आप उसको देखकर तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका इसी चैप्टर से, IUPAC नाम लिखिए। इसमें हमने पूरी केमिस्ट्री को एक ही पार्ट में कवर कर दिया, इसको आपको चैप्टर वाइज नहीं बताया हमने क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न है नहीं है। IUPAC का नाम लिखिए, क्या होता है, तथा साधारण नाम व संरचना सूत्र बताइए। IUPAC का नाम लिखने के लिए आ सकता है या फिर कोई भी पदार्थ दे देगा, आपको उसका साधारण नाम और उसका संरचना सूत्र बनाने के लिए कहेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका 2 नंबर का प्रतिवर्ष आता है। अगला है साबुन क्या है, ये समझिए, इसके बिना तो कोई पेपर सेट बनता ही नहीं है। साबुन क्या है, एक साबुन का रासायनिक सूत्र लिखो। इसके गुण पूछ सकता है, इसके उपयोग पूछ सकता है, दोष पूछ सकता है। तो आपको साबुन का चैप्टर पूरा तैयार करना, साबुन का मतलब पार्ट कैसे बनता है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, ये सारा तैयार करना है आपको। अगला आपका मेंडेलीव की आवर्त सारणी के गुण और दोष बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका। अगला रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु पर अंतर स्पष्ट करो। 7वां प्रश्न है, नौसादर बनाने की विधि का समीकरण लिखिए तथा इसके 2 गुण तथा उपयोग भी लिखिए। नौसादर भी महत्वपूर्ण है आपका, तो ये आपको तैयार करना है। 7 प्रश्न हो गए आपके। 8वां प्रश्न है, मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी के किन्हीं 4 सामान्य लक्षणों को लिखो तथा आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना करो। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न भी आपको। अगला है दीर्घकार आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए। 9वां प्रश्न है आपका, सूचक क्या है, कोई उदाहरण देकर इनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। 10वां प्रश्न है आपका, बेकिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए और रासायनिक विधि, अणुसूत्र और इसका समीकरण भी लिखिए। 11वां प्रश्न है आपका, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, लक्षण तथा उपयोग भी लिखिए। ये थे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। इनके उत्तर की PDF अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है आपके, ये लिखा है 9919425442। ये नंबर है आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क करके इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आप कमेंट में बायो लिखकर जरूर डालिए, क्योंकि अगर आपकी डिमांड होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये करेक्शन पसंद आया तो हम बायो का पार्ट भी आपको जरूर देंगे। और अगर आपको बायो नहीं भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों पार्टों को अगर आप तैयार करते हैं तो पेपर में आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, इसकी हमारी गारंटी है। और आपको विज्ञान में कोई फेल करने वाला नहीं, क्लास 10 में। आज इसी वीडियो के साथ हम अपना आज का टॉपिक समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। कक्षा 10 के सभी छात्रों का देव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस के माध्यम से आज आप पा रहे हैं फिजिक्स के अंतर्गत जो कुछ पर्यावरण के 3 चैप्टर जुड़े हुए हैं उनका महत्वपूर्ण करेक्शन। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि फिजिक्स में आपको कोई फेल करने वाला नहीं है, या फिर आप ये मान सकते हो कि विज्ञान में फेल करने वाला आपको कोई नहीं है। तो इस पार्ट को आपको ध्यान से देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक जरूर करना है, और अगर आपको हमारा ये सहयोग पसंद आया तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय रात में लगभग 1:30 बजे हुआ है। तो इन प्रश्नों का कलेक्शन हम लोग आपके लिए विशेष मेहनत करके तैयार करते हैं। अगर हम लोग दिन रात एक करके आपको इन प्रश्नों का कलेक्शन दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इससे आप एक अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ इतना सहयोग चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं आज का क्या है कलेक्शन आपका। पहला प्रश्न है आपका, ऊर्जा के नवीकरण तथा अनवीकरण स्रोतों को समझाइए। इन प्रश्नों को हम समझाते भी जाएंगे आपको। नवीकरण और अनवीकरण स्रोत क्या होते हैं? नवीकरण स्रोत वे होते हैं
जो पृथ्वी में कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये एक ऐसे स्रोत हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए हैं। जो अनवीकरण स्रोत हैं वो भी देन प्रकृति की है, लेकिन वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अनवीकरण स्रोत के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जो आने वाले एक समय बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और उन्हें हम दोबारा पैदा भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला, मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल। ये सारी चीज़ें अनवीकरण स्रोत के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ऊर्जा के सभी स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन करो। जीवाश्म ईंधन की अगर बात की गई है तो हम इन प्रश्नों का उत्तर आपको शॉर्टकट में दे रहे हैं। अगर इन प्रश्नों का आपको विस्तृत उत्तर चाहिए तो आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम आपको इन सारे प्रश्नों के विस्तार पूर्वक जो भी उत्तर हैं चित्रों सहित वो हम आपको उपलब्ध करेंगे। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन से अर्थ है करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की उथल पुथल के कारण जो पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी में दब गए, वो आज की डेट में जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए, जैसे कोयला, खनिज तेल। ये सारी चीज़ें जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती हैं। अगला इसमें कह रहा है ऊर्जा के सभी स्रोतों का नाम लिखिए। तो ऊर्जा के सभी स्रोतों में आपको मालूम है कि लकड़ी भी हो गया, आपका कोयला भी हो गया, पेट्रोल भी हो गया, डीजल भी हो गया, और भी कई जो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। इस सारी चीज़ों को हम ऊर्जा के स्रोतों के अंतर्गत मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका सोलर युक्ति क्या है तथा किसी एक युक्ति का सचित्र वर्णन करो। तो सचित्र वर्णन के लिए तो आपको एक सोलर पैनल का चित्र बनाना पड़ेगा, जिसमें सोलर कुकर का भी बनाना पड़ेगा, लेकिन सोलर युक्ति की बात की गई है। तो सोलर युक्ति से अर्थ ये है कि वह युक्ति जिसके द्वारा हम सूर्य से ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, सोलर युक्ति कहलाती है। जैसे आपका सौर पैनल हो गया, सोलर कुकर हो गया, और भी सौर सेल हो गए। ये सारी चीज़ें क्या है, सोलर युक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो आप इसका विस्तार से वर्णन चैप्टर में प्राप्त कर सकते हैं। इसके वीडियो भी हमारे पड़े हुए हैं, आप उन वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। अगला आपका ऊर्जा संकट से कैसे बचा जा सकता है, ये प्रश्न है। अब प्रश्न चलते हैं। इसका उत्तर आपका वीडियो में पहले से पड़ा हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा खाद्य जाल को चित्र सहित बनाइए। खाद्य जाल आप छोटी क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं। खाद्य जाल के अंतर्गत में सबसे पहले उत्पादक, फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, फिर द्वितीय श्रेणी के। ये तो आपकी श्रृंखला होती है। जाल में क्या होते हैं, एक एक जीव जंतु के नाम अलग अलग रखे जाते हैं। खाद्य जाल में किसी श्रृंखला के टूट जाने से पूरा जाल डिस्टर्ब नहीं होता है। नेक्स्ट अपना ओजोन परत के बारे में आप क्या समझते हैं। इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपका इस चैनल में उपलब्ध है, जिसमें ओजोन परत क्या है, इसका क्षति कैसे हो रही है, ये कैसे बनी और इसके क्या लाभ और हानि है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। अगला आपका अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसका कोई हानिकारक प्रभाव बताइए। अम्लीय वर्षा का अर्थ ये है कि जब वर्षा होती है तो पर्यावरण से जो हानिकारक गैसें हैं उनके मिल क्रिया करने से ये अम्लीय वर्षा होती है। इनसे हमारे फसलों को हानि होती है। नेक्स्ट अपना प्रदूषण कितने प्रकार का होता है आपको पता ही होगा। प्रदूषण आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारी प्रदूषण की कैटेगरी में आते हैं। तो आप इनका भी विस्तार से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, ये ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है। अगला आपका ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी दीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब है जब CO2 की मात्रा पर्यावरण में बढ़ती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बन जाता है। नेक्स्ट अपना वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसकी उपयोगिता बताइए। और सबसे लास्ट प्रश्न है भूतापीय तथा नाभिकीय ऊर्जा तथा जल संरक्षण को संक्षिप्त या विस्तार से बताइए। ये थे 11 प्रश्न। अगर ये 11 प्रश्नों का आप तैयार करते हैं तो आपके फिजिक्स के लास्ट के 3 चैप्टर जो एनवायरनमेंट की तरीके से आए हैं वो आपके टोटली तैयार हो जाएंगे। इसके पहले हम फिजिक्स का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिक्स के और रसायन विज्ञान के, केमिस्ट्री के आपको दिए गए हैं। अब उन दोनों पार्ट को तैयार करके और इस एनवायरनमेंट को तैयार करके आप अपने
10वीं की बोर्ड एग्जाम परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करते हुए उन सभी की मदद करें जो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। थैंक यू छात्रों।